This is lecture number first of gravitation, and in this lecture we will read about introduction, and then we will start with Newton's law of gravitation, and we will solve many questions related to that concept. देखिए, सबसे पहले ग्रेविटेशन में एक टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम ऐसे बुलाते हैं NLOG, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस आपके पास r है, तो इस दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं Fg, जिसका फॉर्मूला होता है g इसका मास इनटू इसका मास अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब आप देखिए, ये जो g है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बुलाते हैं, और g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ऐसा यूनिट में इसको लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। लेकिन एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, ऐसा यूनिट में ना दे करके g का वैल्यू उसने CGS यूनिट में पूछा था। तो g का वैल्यू इन CGS यूनिट वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8, और इसका यूनिट होगा CGS में डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये है CGS यूनिट में, और ये क्वेश्चन आपके AIPMT में आया था। तो आपको ये दो वैल्यू याद होना चाहिए, SI यूनिट में एज वेल एज CGS यूनिट में, और फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब आप देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका जो नेचर होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ अट्रैक्टिव भी हो सकता है अगर ऑपोजिट नेचर के चार्ज हुए, और रिपल्सिव भी हो सकता है अगर चार्ज का नेचर जो है वो सेम होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और आपको पता है कि नेचुरल फोर्स जितने भी होते हैं, नेचुरल फोर्स, आउट ऑफ ऑल नेचुरल फोर्स कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए, न्यूक्लियर फोर्स हो गए, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, और भी अलग अलग तरह के नेचुरल फोर्स होते हैं। तो नेचुरल फोर्स में से जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वीकेस्ट फोर्स होता है आउट ऑफ ऑल नेचुरल फोर्सेस। याद रखिएगा, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां आप न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हैं, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आउट ऑफ ऑल नेचुरल फोर्सेस। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज द वीकेस्ट फोर्स आउट ऑफ ऑल नेचुरल फोर्सेस। याद रखिएगा, है तो वीकेस्ट फोर्स, बट ये लार्ज डिस्टेंस तक एप्लीकेबल होता है। सो एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस। वीकेस्ट है पर लार्ज डिस्टेंस तक ये फोर्स एप्लीकेबल होता है। पर मैंने आपको बोला था कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो होता तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर वो एक स्मॉल रीजन में कन्फाइंड होता है। न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होता है? 10⁻15 मीटर के आसपास। तो उतने से छोटे से एरिया में ये न्यूक्लियर फोर्स कन्फाइंड होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पर स्मॉल रीजन में लगता है। ये वीकेस्ट है पर लार्ज डिस्टेंस तक एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए कि दो मास मान लीजिए रखा हुआ है m1 m2, इसके बीच का डिस्टेंस है r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव है उस फॉर्मूले से देंगे। लेकिन मान लीजिए आपने एक तीसरा मास इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पे m3, तो ये जो तीसरा मास आपने इंट्रोड्यूस किया है
ये इस दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उस पर नहीं इफेक्ट डालेगा। यानी कि इर्रेस्पेक्टिव कि सराउंडिंग में कौन सा मास इंट्रोड्यूस हुआ है, जो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था मास इंट्रोड्यूस होने से पहले, वो अभी भी लगेगा जब आपने मास इंट्रोड्यूस किया। याद रखिएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास रिमेन्स अनचेंज्ड विद द प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सुनिए, अभी आप इस मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं वो एयर में है। अगर आप सेम सिस्टम को किसी मीडियम में ले जाते हैं तब भी जो पहले एयर में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो मीडियम में उतना ही फोर्स लगेगा। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये आपके पास है मास m1 और ये आपके पास है मास m2। अब आप ध्यान से सुनिए कि m1 मास पे m2 फोर्स लगाएगा, तो इसको कैसे लिखिएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकेंड मास। इसको पढ़ना सीखना आपको पड़ेगा। फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकेंड मास। सिमिलरली m1 m2 पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इधर, और उसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। डन। अच्छा, अब सुनिए कैसे इसको लिखेगा। तो पहले हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो अब देखिए वेक्टर जो है, वेक्टर का डायरेक्शन उसको कैसे लिखेंगे। देखिए F12 फोर्स किधर है? 2 की तरफ, 2 की तरफ। तो जो डायरेक्शन लेंगे वेक्टर वो लेंगे r21, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली अगर आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड तो देखिए ऐसा ही लिखेंगे g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अब m2 पे फोर्स निकाल रहे हैं, वो किसकी तरफ है? m1 की तरफ। तो हम यहाँ जो पोजीशन वेक्टर लेंगे उसको r12 लेंगे। तो आप चेक करिए इस फॉर्मूले में, ऑब्जर्व करिए। अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखते हैं तो पोजीशन वेक्टर 2 ड्यू टू 1 लिख रहे हैं। अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पोजीशन वेक्टर 1 ड्यू टू 2 लिखते हैं। याद रखिएगा, दोनों उल्टा चलता है। तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों जो पोजीशन वेक्टर है ये आपस में उल्टा है पर बराबर है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया। सिमिलरली फोर्स भी आपस में उल्टा है पर बराबर है, तो फोर्स को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, ये दोनों समझ में आया बात? अब आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको पता है यहाँ आर कैप लेंगे, वेक्टर नहीं, आर कैप, पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं तो आर कैप लेंगे। आपको पता है कोई भी वेक्टर का कैप किसके बराबर होता है? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तब आप इसको क्या करिए, इस फॉर्मूले को चेंज करिए। कैसे चेंज करिएगा? ध्यान से सुनिएगा। हम इसको चेंज करेंगे कि फोर्स इन जनरल बात कर रहे हैं, g m1 m2 अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर, ऐसे लिखिएगा। एक्चुअली ये आर कैप को आप आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप लिखिए, आर वेक्टर लिखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो ये आर से मल्टीप्लाई हुआ तो आर क्यू हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसके ऊपर इधर है, इसके ऊपर इधर है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया। तो ये है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए कि m1 और m2 मास पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिंस इक्वल है और ऑपोजिट है, तो नेट की बात करते हैं तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आएगा। इक्वल और ऑपोजिट है तो नेट 0 आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व रहता है, क्योंकि फोर्स इक्वल है ऑपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, पर मैं आपको उस क्वेश्चन करने से पहले कुछ वेक्टर का फंडा सिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये है फोर्स F1 और ये है फोर्स F2 और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो आपको पता है रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा F रिजल्टेंट, और F रिजल्टेंट कौन से फॉर्मूले से देते हैं? √F1²
प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये आपको वेक्टर से पता होगा। अगर हम ये एंगल अल्फा लेते हैं तो बताइए टेन अल्फा आप कैसे लिखते थे? टेन अल्फा लिखते थे F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ऐसे लिखते थे। और अगर मान लीजिए ये दोनों फोर्स सेम हो गया, यानी कि F1 इक्वल टू F2, और मान लेते हैं ये F के बराबर है, तो आपको पता है यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, अगर दोनों फोर्स सेम है और एंगल थीटा है उसके बीच, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं 2F कॉस थीटा बाई 2, ये पता है आपको। और यहाँ अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गया तो ये अल्फा जो है ये अल्फा थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये फंडा आपको आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे तीन मास इक्वल मास रखे हुए हैं। तो आपको बोला है कि इस मास पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए। किस मास पे? इस मास पे। तो अब आप देखिएगा, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है और दोनों मास के बीच में जो लाइन जॉइनिंग है उसके बीच में लगता है। तो इस मास पे ये मास इधर अट्रैक्ट करेगा और इस मास पे ये मास इधर अट्रैक्ट करेगा। अब आप देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो यानी ये दोनों फोर्स बराबर होगा। F1 F2 बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा? GMM अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। इसको हम F लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये दो फोर्स लग गया और दो फोर्स बराबर है और उसके बीच का एंगल थीटा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो फोर्स बराबर होता है उसके बीच का एंगल थीटा होता है, तो हम रिजल्टेंट लिखते हैं 2F cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से लिखेंगे 2F cos 60 बाई 2, तो cos 60 बाई 2 हो जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है √3 बाई 2, तो यहाँ से नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा √3F। आप ऐसे भी याद रखिएगा डायरेक्ट कि दो फोर्स अगर इक्वल है और उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट √3 के टाइम्स हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप F कैलकुलेट कर चुके हैं थे GMM अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ F डालिएगा तो आपके रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड बराबर होता है, तो ए साइड दिया है और आपके स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे मास रखे हुए हैं, सेम मास, और आपसे पूछा है इस मास पे आपको नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो देखिए इस मास को कौन कौन मास अट्रैक्ट करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा लाइन जॉइनिंग, ये अट्रैक्ट करेगा लाइन जॉइनिंग, और ये अट्रैक्ट करेगा लाइन जॉइनिंग। तो देखिए इसका डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों में सेम है, दोनों में मास सेम है, तो दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा। तो F1 F2 के बराबर होगा, उसको मान लेते हैं F, और इसका वैल्यू कितना होगा? GMM अपॉन ए स्क्वायर, यानी GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए इस F3 के बारे में बात करिए, तो F3 इस दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2 है, क्योंकि ये A है ये A है, तो ये कितना हो जाएगा? √2A। ये A है ये A है, तो आपको पता है ये पूरा हो जाता है √2A, तो ये भी हो जाएगा √2A। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया √2A, तो इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा GM स्क्वायर अपॉन √2A का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा GM स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। अब आप देखिए GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर किसके बराबर है? F के बराबर, तो ये F3 हो गया F बाई 2। अब आप रिजल्टेंट निकालिए, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा और F3 ऑलरेडी इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? √2F। इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट 90 डिग्री है, तो √2F, और इधर हो गया ऑलरेडी F बाई 2, तो नेट फोर्स होगा √2F प्लस F बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई करिए तो 2√2, फिर यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम आपके पास स्क्वायर है लेकिन इस बार हमने मास को चेंज कर दिया है, M2M 2M 4M, और आपसे पूछा है कि इस मास पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए। तब आप देखिए इस मास को ये मास इधर अट्रैक्ट करेगा
इस मास को ये मास इधर अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस सेम है, मास का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों फोर्स सेम होगा, यानी F1 इक्वल टू F2 जो F के बराबर है, और इसका वैल्यू लिखेंगे G M1 M2, M2 कितना है 2m अपॉन a स्क्वायर। फिर आप इस थर्ड मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करिए। ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस √2a हो जाएगा, तो इस F3 फोर्स लिखेंगे Gm 4m अपॉन √2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये F3 F के बराबर आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा। यानी ये तीनों फोर्स इक्वल है, ये तीनों फोर्स इक्वल है कैलकुलेट करने के बाद। तो देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा जो कि √2f लिखेंगे, और F3 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल के आए थे f, तो नेट फोर्स आ जाएगा √2f प्लस f का वैल्यू डाल दीजिएगा कितना g, f का वैल्यू कितना है Gm 2m अपॉन a स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है? केस ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या होता है? जो सिमिट्री वाले, अगर आपको कोई दे दे सिमिट्री वाले अरेंजमेंट, जैसे स्क्वायर दे दे, आपके पास बेसिकली हेक्सागन दे दे, आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दे, आपके पास फॉर एग्जांपल पेंटागन दे दे, हेक्सागन, पेंटागन, सेप्टागन, कोई सा भी गन दे दे, यानी पॉलीगन होना चाहिए, सिमिट्री होना चाहिए। तो अगर कोई सिमिट्री वाला पॉलीगन है, तो अगर आपसे उसके सेंटर पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछेगा, क्या पूछेगा? F नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे, कहाँ पे? सेंटर पे, तो वो आप हमेशा 0 मार्क करके आ जाइएगा। यानी कि पॉलीगन जिसमें सारा साइड सेम होता है, सिमिट्री जिसमें होता है, तो उसके सेंटर पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 0 होगा। यानी केस ऑफ पॉलीगन में सेंटर वाले मास पे नेट फोर्स 0 होता है। तो ऐसा लिख लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगन पे बराबर मास, यानी कि पॉलीगन होना चाहिए पर मास चारों तरफ सेम होना चाहिए। अगर मास डिफरेंट हो गया तो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर मास सेम है तब उसके सेंटर पे जो मास है उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, तो सेंटर वाले मास पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। समझ में आया? जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पर 3 मास है, तब आप देखिए इस सेंटर वाले मास पे ये मास इधर फोर्स लगाएगा, ये मास इधर फोर्स लगाएगा, ये मास इधर फोर्स लगाएगा। अब आप देखिए 3 वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे है, तो 3 वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे वो आपस में कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए नेट फोर्स ऑन द सेंटर विल बी 0। लेकिन अब आप क्या करिए, इस सारे पॉलीगन में से चाहे स्क्वायर है तो 4 है, हेक्सागन है तो 6 है, आप क्या करिए एक मास को गायब कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इस मास को गायब कर देते हैं, तो अब पूछा है सेंटर पे बताइए नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखिएगा, एक जिसको गायब किए हैं उसको तो आप साइड में रख लीजिए, बाकी जो बचा वो उन सब का जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सेंटर वाले पे वो तो आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन जिसको हम गायब किए हैं सिर्फ उसी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सेंटर पे। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले उस पॉइंट को लिख लेते हैं कि इफ n-1 मास present at vertex of regular polygon of side n, then net force on the central mass is equal to the force applied by 1 mass। इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 मास होना चाहिए, एक मास को हमने गायब कर दिया और पूछा है कि सेंटर पे जो मास है उस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। तो देखिए इस मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो मास हमने गायब किया है उसके कारण आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा, और वो बेसिकली F के बराबर होगा। डन। सिमिलरली देखिए स्क्वायर के चारों साइड पे एक साइड हमने हटा दिया, अब आप देखिए 3 बात बचा, तो 3 में से ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये 3 में से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये मास के कारण इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एक ही मास के कारण, और वो सिर्फ एक ही मास कारण लगेगा। सिमिलरली पेंटागन देखिए 5 मास होना चाहिए, एक हमने हटा दिया, तो ये चारों तो आपस में कैंसिल कर देंगे, पर यहाँ पे बेसिकली फोर्स लगेगा एक मास के कारण। अब आप डायरेक्शन सुनिए, जिधर फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन होगा। तो जिधर मास नहीं है, इधर मास नहीं है, फिर इधर मास नहीं है, फिर इधर मास नहीं है,
उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम डायरेक्शन लेंगे। तो इधर मास नहीं है तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो गया नेट ग्रेविटेशनल फोर्स का। इधर मास नहीं है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जिधर मास नहीं है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम डायरेक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपको क्या दिया है, एक्स एक्सिस पे सेम मास आपको गिवन है, इनफाइनाइट मास आपको अरेंज करके दिया हुआ है, और x इक्वल टू 0 पे मास है, फिर x इक्वल टू a पे, फिर 2a पे, फिर 4a पे, फिर 8a पे। तो आपसे पूछा है कि ओरिजिन पे जो मास है ये x एक्सिस है, तो आपसे पूछा ओरिजिन पे जो मास है उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। तो देखिए ये जो ओरिजिन पे मास है इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखेंगे, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, डैश 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 इनफाइनाइट। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 इनफाइनाइट। बताइए F1 कैसे लिखिएगा इस मास के कारण, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस ए है तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर इस मास के कारण कैसे लिखिएगा, ये ए है ये 2a है तो जी एम स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, बोलिए। फिर इसके कारण जी एम स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर डैश 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 इनफाइनाइट। अब आप क्या करिए, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 अपॉन 16, ऐसे 1 अपॉन 32 डैश डैश डैश। अब आप देखिए ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है, और इनफाइनाइट जीपी कैसे लिखते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, तो R कैसे निकालेंगे, T2 अपॉन T1। तो T2 कितना है 1 अपॉन 4 और T1 कितना है 1, तो R आपके पास आ गया 1 अपॉन 4। तो ये फॉर्मूला में लगाइए, A है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस R है 1 अपॉन 4। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा जो कि सेंटर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला कि 2 पार्टिकल ऑफ मास m रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि 2 पार्टिकल है और ये सर्कल में घूम रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण, और बोला इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है, तो फाइंड आउट स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो जिस स्पीड से ये मास घूम रहा है वो स्पीड बताना है। अब आप देखिए कि ये दोनों मास सर्कुलर पार्ट में घूम रहे हैं, और आपको पता है सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है। अब आप यहाँ पे बताइए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो दे रहा है, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है इसके बीच में वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर देंगे हम। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं mv स्क्वायर अपॉन r, और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में लिखेंगे जी m अपॉन 2r का होल स्क्वायर, यानी जी एम स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। यहाँ से r कैंसिल, mm कैंसिल, तो आपके पास वेलोसिटी पार्टिकल का आ जाएगा जिससे वो सर्कुलर पार्ट में घूम रहा है, दैट इज रूट अंडर जी एम अपॉन 4r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोला 3 पार्टिकल ऑफ मास m rotate in a circular path in such a way that mass always present at vertex of equilateral triangle of side A, find out speed of particle। बोला कि 3 पार्टिकल 1 2 3 तीनों का मास सेम है, और बोला ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहे हैं कि तीनों जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे प्रेजेंट है, ऐसे घूम रहा है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड आपको गिवन है A। तो आपसे पूछा है कि स्पीड बताइए तीनों पार्टिकल का। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। अगेन तीनों पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, तो अगर सर्कल में घूम रहे हैं तो ये सर्कल में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले आप क्या करिए, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक मास को पकड़ लीजिए, उस पर पहले नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाइए। तो इस मास पे इधर फोर्स लगाएगा ये मास, और ये मास इधर लगाएगा, और देखिए ये दोनों वैल्यू सेम होगा क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों फोर्स सेम होगा, और एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आपको पता है यहाँ जो नेट फोर्स होगा एफ नेट वो √3f के बराबर आ जाएगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स √3f के बराबर हो गया, और f कैसे लिखेंगे, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यही फोर्स किसके बराबर होगा,
सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखते हैं mv²/r। अब आप ध्यान से सुनिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है वो आपको पता है a/√3 होता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस होता है a/√3, और बताइए यही रेडियस के बराबर है। तो क्या आप यहाँ पे r के जगह पे a/3 लिख सकते हैं क्या? तो जब आप r के जगह पे a/3 डालिएगा, सॉल्व करिएगा, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा पार्टिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको छोड़िए, मैं आपको ये समझाता हूँ। इसमें बोला है कि 4 पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहे हैं कि वो चारों पार्टिकल एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे आ रहे हैं। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो पहले 3 पूछा था इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब 4 पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि एक मास को पकड़ना है, उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। कैसे? देखिए, इस मास पे इधर फोर्स लगेगा, इस मास के कारण इधर, और इस मास के कारण इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, और दोनों को ऐड करिएगा तो आपको एफ नेट आएगा। और ये एफ नेट आप सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर ये a है, ये a है, तो ये √2a हो जाएगा, और ये भी √2a हो जाएगा। तो इसका आधा, √2a का आधा वो रेडियस के बराबर होगा। तो आप r के जगह पे ये वैल्यू डाल दीजिएगा, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। ये फंडा है, सॉल्व आप करिएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में भी पूछा जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो ग्रेविटेशन का है वो इलेक्ट्रोस्टैट से मैच करता है। इसमें बोला है पार्टिकल ऑफ मास m, ये जो मास m का पार्टिकल है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, m1 और m2 में, एंड प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस r पे प्लेस कर दिए। फाइंड आउट रेशियो ऑफ डिवाइडेड पार्ट, यानी कि m1/m2 का रेशियो पूछा है, ठीक है। कब? इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मास इज मैक्सिमम, कि जब इसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मैक्सिमम करिए। तो अगर मान लेते हैं टोटल मास m है, इसको m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं। तो अगर ये मास m1 है तो m2 कितना हो जाएगा? m माइनस m1, इसी मास का तो पार्ट है, तो इसका मास का वैल्यू आ गया m माइनस m1। तो आप पहले क्या करिए, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, g m1 m माइनस m1 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अच्छा, फोर्स मैक्सिमम करना है इस दोनों के बीच में। कब होगा फोर्स मैक्सिमम? मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाइए। आप फोर्स को मैक्सिमम करते हैं तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो इस फोर्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे ये सुनिए। यहाँ देखिए चेंज क्या हो रहा है। देखिए ये मास तो फिक्स है, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, पर यही तो चेंज हो रहा है m1। तो हम m1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए m1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, g/r² कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। m1 के रेस्पेक्ट में इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, m1m माइनस m1 का स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए m1 ये कांस्टेंट है, सॉरी ये इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1, और ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। और m1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m1, तो इसको 0 करेंगे तो यहाँ से m1 आ गया m/2, यानी कि और m2 कैलकुलेट करेंगे m माइनस m1 आ गया m/2, तो m2 आ जाएगा m/2। यानी कि इस मास को अगर आप आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं m/2 तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो दोनों मास सेम है तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। अच्छा, इसका मास आप कैलकुलेट कर दिए m/2, इसका मास कैलकुलेट कर लिए m/2। अगर आपसे ओरिजिनल मास और इसका रेशियो पूछे तो कितना होगा? m डिवाइडेड बाय m/2, तो वो आ जाएगा 2:1। तो ये दोनों क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया था 2 तरीके से, इसका रेशियो और इस दोनों का रेशियो, ठीक है। इसका रेशियो 1:1, इसका रेशियो 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है 2 मास m1 m2 प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस r, यानी कि m1 m2 दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। बोला फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 0 फ्रॉम मास m1 एंड m2। तो बोला है कि आप वो पॉइंट पता करिए जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है m1 m2 के कारण। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस है r1 फ्रॉम m1। तो अगर ये डिस्टेंस r1 हो गया तो टोटल डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस r माइनस r1 हो जाएगा। अब आप क्या करिए
कि इस मास पे इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बराबर कर दीजिए। तो F1 इक्वल टू F2 बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से बराबर कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि इस मास पे इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको मास पता है, डिस्टेंस पता है, जब आप वो कैलकुलेट करिएगा तो आपको R1 भी आ जाएगा और R - R1 कर दीजिएगा तो आपके पास R2 आ जाएगा। डन।